नमस्कार। आज हम जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे और खासतौर पर भारत के उपराष्ट्रपति पद से उनके हालिया इस्तीफे के क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कई पहलू हैं। उनका कानूनी करियर, फिर राजनीति में आना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल और फिर उपराष्ट्रपति बनना। बिल्कुल। और फिर अचानक उनका इस्तीफा। ये सब समझने के लिए हमारे पास काफी जानकारी है, कई लेख हैं। जी, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को बताना नहीं है, बल्कि उनके सफर को समझना है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचना और फिर कार्यकाल के बीच में इस्तीफा। हाँ, ये जानना मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था कि वो भारत के इतिहास में केवल तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, उनका इस्तीफा 21 जुलाई 2025 को आया और कारण बताया गया स्वास्थ्य। लेकिन इसने कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था, एक किसान जाट परिवार में। हाँ, और उनकी शुरुआती शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुई। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने भौतिकी और कानून की पढ़ाई की। वो कहानी भी सुनी है कि कैसे वो स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे। काफी संघर्ष भरा बचपन रहा होगा। जी, और कानूनी क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। 1979 में वकालत शुरू की और देखिए 1990 में ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें सीनियर एडवोकेट नामित कर दिया। ये तो बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और इससे भी पहले 1987 में जब वो सिर्फ 36 साल के थे, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस किया ना? हाँ, स्टील, कोयला, खनन जैसे मामलों पर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता जैसे जटिल मामलों में भी। तो एक तरह से कानून का बहुत गहरा अनुभव था उनके पास। इसी पृष्ठभूमि ने शायद राजनीति में आने में मदद की। 1989 में जनता दल से झुंझुनू से सांसद बने। हाँ, और चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, संसदीय कार्य मंत्रालय में 1990-91 के दौरान। फिर कांग्रेस में गए और फिर 2003-2008 के आसपास भाजपा में आ गए। बिल्कुल, 1993 से 98 तक वो राजस्थान में किशनगढ़ से विधायक भी रहे थे। ये जो पार्टियों के बीच उनका आना जाना रहा और फिर भाजपा की राजस्थान इकाई में कानूनी मामलों के विभाग का नेतृत्व करना, ये सब उनके राजनीतिक सफर के अहम मोड़ हैं। फिर आया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यकाल। 30 जुलाई 2019 को उनकी नियुक्ति हुई। ये तो काफी सुर्खियों में रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के साथ उनके लगातार टकराव होते रहे। ये कार्यकाल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के पद को, जो अक्सर एक औपचारिक पद माना जाता है, हाँ, रबल स्टैम्प कह देते हैं कई बार। सही कहा। लेकिन उन्होंने इस पद का इस्तेमाल राज्य के शासन, कानून व्यवस्था और संवैधानिक मामलों पर खोलकर अपनी राय रखने के लिए किया। इससे केंद्र राज्य संबंधों पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। फिर जुलाई 2022 में एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वो काफी बड़े अंतर से जीते भी। करीब 74% वोट मिले थे उन्हें। 11 अगस्त 2022 को शपथ ली और पदेन राज्यसभा अध्यक्ष भी बन गए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के तौर पर भी उन्होंने कुछ अहम काम किए। जैसे 2023 में जब नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हुई तो उन्होंने उपसभापतियों के पैनल में 17 महिला सदस्यों को शामिल किया। ये एक अच्छा कदम था। हाँ, ये तो सराहनीय है। उन्होंने संसद के पुराने भवन से नए भवन में जाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। विदेश यात्राओं में भी योग और भारतीय जनजातीय विरासत को बढ़ावा दिया। इन सब सक्रिय भूमिकाओं के बाद उनका इस्तीफा वाकई अप्रत्याशित था। 21 जुलाई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। जी, और ये इस्तीफा तुरंत प्रभावी हो गया है। अब संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक कार्यवाहक सभापति की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना बहुत असामान्य है। हाँ, और इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्षी नेताओं और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वास्थ्य कारणों के अलावा दूसरे अघोषित कारणों की संभावना जताई है। सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उनके जाने से राजस्थान के जाट समुदाय में भी कुछ चिंता देखने को मिली है ना। वो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा प्रतिनिधित्व मानते थे। बिल्कुल, कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें राजनीतिक रूप से दरकिनार कर दिया। देखें, ये सब अटकलें और टिप्पणियां हैं जो मीडिया में आई हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है।
लेकिन मीडिया में एक और बात पर भी ध्यान दिलाया गया है, जिसकी हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी। वो पैटर्न की जनता दल की पृष्ठभूमि से आए नेता जो भाजपा में ऊंचे पदों पर पहुंचे, कई बार जब वो स्वतंत्र रूप से काम करते दिखते हैं तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। तो कुल मिला के देखें तो जगदीप धनखड़ का सफर जमीन से उठकर देश के दूसरे सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक असाधारण कहानी है। वो अपनी वाक्पटुता और मुखर संवैधानिक रुख के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और उनका अचानक इस्तीफा समकालीन भारतीय राजनीति पर एक छाप छोड़ गया है। इसने स्वास्थ्य, राजनीति और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। सहानुभूति भी है और विवाद भी। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर का ये एक अप्रत्याशित मोड़ है। और अगर हम उस पैटर्न की बात पर वापस लौटे जिसका जिक्र मीडिया में हो रहा है, जनता दल मूल के नेताओं का भाजपा में सफर और फिर बाहर होना, तो ये सोचने वाली बात है, क्या धनखड़ का इस्तीफा पार्टी की अंदरूनी राजनीति या दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के भविष्य के बारे में कोई संकेत देता है? इस पर शायद आगे और चर्चा होगी।